अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में वबाएं आती हैं, ख़त्म होती हैं और फिर नई वबाएं जन्म लेती हैं, लेकिन कभी किसी मुल्क पर वायरसेस के जानबूझकर पैदा करने के इल्ज़ामात आज तक तारीख में कभी नहीं लगाए गए थे। लेकिन अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कोरोना वबा का, जो कि दुनिया भर में लाखों अमवात का बाइस बनी। इसका जो पहला केस था वो चीन के शहर वुहान से रिपोर्ट हुआ था और अब अमेरिकी इदारे FBI के डायरेक्टर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में तजुर्बे के दौरान बना और फिर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इससे कबल अमेरिकी तवानाई एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी किस्म की तहकीक शाया की थी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी चीन पर इस वबा के जानबूझकर फैलाए जाने के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे थे और ये वजह है कि एशियन कम्युनिटी को दुनिया भर में नफरत का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर यही सब दोहराया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब चीन का इस इल्ज़ाम पर शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। चीनी हुकाम का कहना यह है कि ये सब चीन के खिलाफ एक गलीज़ मुहिम के तौर पर किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, वायरस कोई भी हो, इस पर तहकीक करना साइंसदानों का काम होता है। जब तक साइंसदान किसी बात की तस्दीक नहीं कर देते, किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के साइंसदानों के मुताबिक कोरोना वबा के बारे में हक़ाइक़ सामने आने में कई साल लग सकते हैं। तो फिर क्यों अमेरिका की जानिब से बार बार इस वायरस के फैलाने का इल्ज़ाम चाइना पर लगाया जाता है? आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, जी माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के। लेकिन उससे पहले इस सारे मामले पर कब कब चाइना पर इल्ज़ामात लगाए गए, क्यों लगाए गए और इस पर चाइना की जानिब से जवाब क्या सामने आया है, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। अमेरिकी इदारे FBI ने इल्जाम आयद किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। तहकीकाती एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पहली बार वायरस के बारे में अवामी सतह पर बात की। उन्होंने कहा, हमने ये अंदाजा लगाया है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की एक लेबॉर्ट्री में किसी तजर्बे के दौरान बना और वहीं से पूरी दुनिया में फैला था। The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. क्रिस्टोफर ने चीनी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अब भी वबा की वजूहात जानने के लिए होने वाली तहकीकात की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर FBI का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद रोज कबल ही अमेरिकी महकमा तवानाई की एक तफ्तीशी रिपोर्ट में कोरोना के चीनी लैब से लीक होने का इम्कान जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिकी दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ये हमारे खिलाफ अमेरिका की एक सोची समझी साजिशी मुहिम है। इन बेबुनियाद दावों से चीन की नहीं बल्कि खुद अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। बीजिंग को बदनाम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि कोरोना मेरीलैंड में अमेरिकी फौज रिसर्च लैब में बना और दुनिया भर में फैला, जिस पर अमेरिका को आलमी इदारा सेहत के साथ ताउन करते हुए बैनुल अक़वामी माहिरीन को रिसर्च का दौरा करने की इजाजत देनी चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमेरिका साइंस पर मुकम्मल भरोसा रखे और बैनुल अक़वामी माहिरीन की अपनी लैब में होने वाली तहकीक से पूरी दुनिया को आगाह भी करे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2019 में कोरोना वायरस के फूटने के बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी चीन पर इस वबा के फूटने के इल्जामात आयद किए थे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये वायरस चीन में ही रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं मुतालबात के बाद आलमी इदारा सेहत के साइंसदानों की टीम ने सितंबर 2020 में चीन के शहर वुहान में इस बाजार का दौरा भी किया था, जहां मछली और दीगर जानवरों का गोश्त फरोख्त होता है। साइंसदानों ने वुहान में एक अस्पताल का दौरा किया जिसने कोरोना वायरस के अव्वलीन मरीजों का इलाज किया था। साइंसदान कोरोना वायरस की इब्तिदा के बारे में जानने को बहुत अहम समझते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में मजीद आने वाली वबाओं से निपटने के लिए ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि वायरस ने कहां, कब और किस जानवर में जन्म लिया और ये इंसानों में कैसे फैला। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने में बरसों भी लग सकते हैं। बिल्कुल जी, मेरे साथ मोहम्मद ज़मीर असदी साहब मौजूद हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत अच्छे से बात करते हैं, तज्ज़िया देते हैं, उनसे बात करेंगे हम। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा ज़मीर, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि अमेरिका की जानिब से इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो चाइना पर हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर कोविड को लेकर। जो साबिक अमेरिकी सदर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दौर में भी हमने देखा था कि चाइना पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए थे, और इन इल्ज़ामात के बाद हमने ये भी देखा कि जो एशियन कम्युनिटी है उसके ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर, उन पर अटैक्स भी किए जा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इस तरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर जो चाइना के लोग हैं, चाइना के अवाम हैं, चाइनीज़ जहाँ पर भी मुकीम हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया गया है इतना बड़ा बयान देकर अमेरिका ने। जी, देखें, चीन के नोवल कोरोना वायरस के हवाले से जो मामलात हैं, ये पहली मर्तबा जो है अमेरिका की जानिब से चीन पर इल्ज़ामात जो है वो आयद नहीं किए गए, बल्कि अमेरिका की बड़ी आला शख्सियात, हुकूमती शख्सियात, ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता इंतज़ामिया में हम देखते हैं कि जो साबिक अमेरिकी सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से इस वायरस को चीनी वायरस कहा गया, और ख़ास तौर पर चीन को जो है इस हवाले से टारगेट किया गया। लेकिन ये इल्ज़ामात की ये जो तारीख है, अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका ने ये इल्ज़ामात पहली मर्तबा चीन पर आयद नहीं किए। इससे पहले भी चीन को अगर छोड़ के दूसरे ममालिक की बात की जाए तो अमेरिका ने हालिया सालों में जितनी भी जंगें शुरू की हैं, खासतौर पर इराक जंग की हम बात कर सकते हैं, वो भी एक इसी तरह के भोंडे इल्ज़ाम पर शुरू हुई, जिसे बाद में तस्लीम किया गया कि ये एक बिल्कुल इल्ज़ाम था, इसमें हकीकत नहीं थी। तो अब चीन के हवाले से ये जो मामला है, अमेरिका के और चीन के मामलात की एक तारीख है, वो उसकी ये अक्कासी करता है। इससे हमें पता ये चलता है कि हालिया दिनों में जो एक मौसमियाती गुब्बारा चीन का, जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया, अपने कहा जाता है कि वो हमारे साहिल के एक करीब आ गया था, तो अमेरिकी फ़ज़ाई हदूद में वो दाखिल हो गया था, उसे गिराया गया ये कहकर कि ये एक स्पाई बलून था, लेकिन उसके हवाले से भी अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया। तो अब भी कोविड-19 के हवाले से गुज़िश्ता 3 सालों में अमेरिका की जानिब से सिर्फ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई भी एविडेंस या ठोस सबूत हमारे सामने नहीं पेश किया गया। होना तो ये चाहिए था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, वो ये तस्लीम करते हैं कि गुज़िश्ता 3.5 सालों में इस वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से जो चीन की कामयाबियां हैं, उसे एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर जो है वो तस्लीम किया जा सकता है, उसे सराहा जा सकता है। लेकिन रवैया अमेरिका का, अमेरिकी इंतजामिया का और यूरोपियन ममालिक का इसके बरक्स है। चीन को अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा उस पर इल्जाम आयद किया जाता है। ठीक है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीर इन इल्जामात का जवाब भी तो दिया है। चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा यह है कि असल में ये जो वायरस है ये अमेरिकी फ़ौजी रिसर्च लैब में बनाया गया था, और अमेरिका बैनुल-अक़वामी माहिरीन को ये जो रिसर्च लैब है उसकी यहाँ का दौरा करने की इजाज़त दे। आलमी इदारा सेहत ने तो हमने देखा कि 2020 में वुहान का दौरा किया था, हर जगह से शवाहिद इकट्ठे किए थे। क्या अब अमेरिका भी ऐसी इजाज़त देगा ताकि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है चाइना की जानिब से, इसको गलत साबित किया जा सके? देखें, न सिर्फ चीन बल्कि दीगर ममालिक भी अमेरिका से बिल्कुल यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप जब बात करते हैं कि चीन की लेबोरेटरीज को ओपन किया जाए, तो चीन ने खुले दिल से इसको तस्लीम किया। और आलमी इदारा सेहत की जो टीमें थी, साइंटिस्ट की जो टीमें थी, उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन उनको रिक्वायर्ड थी, उसके लिए लैब के दरवाजे खोले गए, बल्कि दीगर लैब्स का भी जो दौरा किया गया चीन में, और उन्होंने ये तस्लीम किया कि इस हवाले से किसी किस्म का एविडेंस हमें वुहान की लैब में या दीगर चीन में जो लैब्स हैं उनमें नहीं मिला। और आलमी इदारे सेहत के जो डीजी हैं उनकी तरफ से बल्कि ये कहा गया कि ये चीन को टारगेट करके और चीनी शहरियों को की जिंदगियों को जो है वो एक खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस कैंपेन को बंद होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है ये कुदरती अमल के नतीजे में वजूद में आया है। इसका किसी फिलहाल कोई ऐसा एविडेंस हमारे सामने मौजूद नहीं है कि हम ये कह सकें कि किसी भी एक मुल्क की जानिब से इस वायरस पर काम किया जा रहा था और ये इंटेंशनली या अनटेंशनली लीक हुआ। हम देखते हैं कि हालिया दिनों में यूक्रेन में, बल्कि जो जंग जारी है, यूक्रेन में ऐसी कुछ बायोलॉजिकल लैब्स मिली जिसे तस्लीम किया गया अमेरिका की जानिब से कि वहां पर बहुत से ऐसे वायरसेस पर काम हो रहा था जिसे रशिया ने अमेरिकन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंजरे आम पर भी लेके आए। तो चीन ने तो अपनी लैब्स के दरवाजे खोले, अब इंतजार ये है कि अमेरिका कब अपनी लैब्स के दरवाजे खोलता है और आलमी इदारा सेहत की इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंतजार एक और चीज़ का भी है मोहम्मद ज़मीर असदी, के जब से ये वायरस सामने आया था तब से बहुत सारे जो साइंसदान हैं वो इस पर अपनी तहकीक कर रहे हैं। कुछ हमारे देखने वालों के लिए अगर आप शेयर कर सकें, आपके पास क्या मालूमात हैं, ये तहकीक जो है ये कहाँ तक पहुँची है,
कब तक जो असल मुहर्रकात हैं, जो असल वजूहात हैं इस वायरस के पैदा होने की, वो हम आम लोगों तक आ सकेंगी, आवाम तक आ सकेंगी? दोनों मुल्कों के माबैन जो भी मामलात हैं, जिस भी वजह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक एक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है, उसकी वजूहात तो हम सभी जानते हैं दोनों ममालिक के दरमियान क्या हैं, लेकिन असल में जो तहकीक हो रही है इस वायरस के ऊपर कि इसका वजूद कैसे हुआ, ये फैला किस तरह से, ये कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में हो रही है, कहाँ तक पहुँची है, कब तक हक़ाइक़ सामने आएंगे? देखें, इस हवाले से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर पर अकेडमिया जो है वो इन्वॉल्व है। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जापान में चल रही है, स्पेन में चल रही है। मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इसके ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा आलमी इदारा सेहत की मुख्तलिफ टीम्स जो हैं मुख्तलिफ सतह पर काम कर रही हैं। अब जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बयान किया कि इसको फौरी तौर पर जो है ये कहना कि आने वाले 6 माह में या 1 साल में हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है। और जितनी भी ये टीम्स काम कर रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, हर किसी की अपनी ये इनकी डाटा कलेक्शन है, अपने इनके एनालिसिस है, लेकिन ये हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो इसके लिए हमें टाइम देना होगा, ये इल्जामात की सियासत से बाहर आना होगा, फैक्ट्स पर जो है बात करनी होगी और FBI और CIA को इस अमल से बाहर निकलना होगा और ये सारा मामला जो है साइंसदानों पर छोड़ना होगा और साइंसदानों की जो फाइंडिंग्स होंगी, चाहे वो 6 माह बाद आती हैं या 1 साल बाद आती हैं, उस पर फिर हमें जो है उनको तस्लीम करना पड़ेगा और फिर हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं कि इस तरह के जो वायरसेस हैं उनकी लीकेज को मुस्तकबिल में कैसे रोका जा सके। अच्छा, कुछ मैं चाहूँगी कि अब दोनों ममालिक के जो इन इल्ज़ामात से पहले के ताल्लुकात रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है चाइना की जानिब से मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए इस यूक्रेन जंग को लेकर, उस पर भी अमेरिका को ज़ाहिर है कि बहुत सारे एतराज़ात हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, इसके बाद ये इल्ज़ामात जो हैं, फिर अगर एक मशकूक शय को वो कह के कि जी एक मशकूक वहाँ पर चीज़ मौजूद थी हवा के अंदर, हमारी अमेरिकी फ़ज़ा के अंदर उसको गिराया गया है, उसका इल्ज़ाम भी जो है वो चाइना के ऊपर धरा जाता है, तो ये चीज़ें तो अभी पिछले कुछ रोज़ पहले जो हम बात कर रहे थे कि ताल्लुकात सही होने जा रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर होने जा रहे हैं, उसकी नफ़ी करती हैं, क्योंकि हमें तो अब इल्ज़ामात फिर से बढ़ते दिखाई देते हैं दोनों के बीच। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और हमने देखा तकरीबन 3 दिन पहले जो है एक अमेरिकी जो फाइटर जेट है, अमेरिका का नेवी का एक तैयारा जो है वो साउथ चाइना सी में उसने एक पेट्रोलिंग प्रवास भी की, जिसे पहली मर्तबा बड़ा एग्रेसिवली जो है चीनी फ़िज़ाइया की जानिब से अपनी सॉइल को जो है वो डिफेंड किया गया। एक वार्निंग जारी की गई अमेरिकन जो है वो उसको तैयारे को कि अगर आपने अपनी प्रवास जारी रखी चीनी सरहद की तरफ, चीनी हदूद की तरफ, तो आपको इंटरसेप्ट किया जाएगा। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम चीन की जानिब से अमेरिका को ये दिया गया है कि अगर आप अपनी जो है हदूद जो है उससे तजावुज़ करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर किसी भी किस्म का इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। हम अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी इलाकाई सालमियत है उसका भरपूर दिफा करना जानते हैं, तो लिहाजा अमेरिका जो है वो किसी भूल में ना रहे। उसी दिन एक और वाकया ये हुआ कि अमेरिकी फ़िज़ाइया का एक तैयारा जो है उसने एक चाइनीज नेवल शिप जो है उसको उसके ऊपर पेट्रोलिंग करने की कोशिश की, तो वहां पर भी उनको यही पैगाम दिया गया कि आप जी डिस्टेंस रखें। तो अब हमें नजर ये आता है कि अमेरिका के जो इल्जामात हैं, ये अमेरिका के ऐसे इक़दामात वो चीन को प्रोवोक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीन ने अभी तक बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े तहम्मुल से, अक्लमंदी के साथ या दानिशमंदी के साथ इसका जो है वो जवाब दिया है और चीन किसी भी तरीके से अमेरिका के अभी तक चाइना की जानिब से दानिशमंदी का सामना किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल ऐसे इल्ज़ामात जो हैं अमेरिका की जानिब से वो चाइना को प्रोवोक करने की वजह बन रहे हैं और जिससे ज़ाहिर है कशीदगी जो है, टेंशन जो है दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मीर असदी, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो कि नया इल्ज़ाम लगाया गया है नाज़रीन कोविड को लेकर अमेरिका की जानिब से चाइना के ऊपर, उस पर अपना तज्ज़िया शेयर करे थे। वैसे तो इल्ज़ाम हम जानते हैं चाइनीज़ वायरस का नाम दे दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वायरस को, उस वक्त भी दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदगी पर चले गए थे और अब एक बार फिर से बहुत ही संगीन इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगाया गया है और इसका रिएक्शन भी दिया गया है चाइना की जानिब से। अच्छा, एक और चीज़ जी, ये मामलात तो सारे अपनी जगह जारी हैं वायरसेस को लेकर, लेकिन जब हम वायरस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे वायरस जो हैं वो गैजेट्स के अंदर भी होते हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर होते हैं, इंसानों को मुतासर करते हैं, उस तरह से बहुत सारे गैजेट्स के अंदर भी, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर भी वायरसेस होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो वायरस हैं ये मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हम इन गैजेट्स के अंदर इस्तेमाल करते
हैं, इनके ज़रिए फैलाए जाते हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आप में से बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी होगी। मैं बात कर रही हूँ टिकटॉक की, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन बन चुकी है। 1 अरब से ज़ायद सार्फिन दुनिया भर में इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नौजवानों और बच्चों, बूढ़ों, हर एक की फेवरेट बनने वाली ये ऐप मगरबी ममालिक के मुसलसल निशाने पर है। वो क्यों है, ये आज हम आपको इस शो में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो मकबूल तरीन टिकटॉक है, ये असल में चीनी कंपनी की मिल्कियत है, और हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन को दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा करार देते आ रहे हैं। जो अमेरिका है और जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, बहुत सारे मगरबी ममालिक, वो चाइना को ये समझते हैं कि वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, और यही वजह है कि चीनी टेक्नोलॉजी पर मुसलसल पाबंदियाँ भी हम देखते आ रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से। हाल ही में अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में चीनी कैमरों पर पाबंदी लगाई गई थी। इससे हमने आपको इसी प्रोग्राम में आगाह किया था, और उससे कबल 5G टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आलात को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। लेकिन पाबंदियों का ये सिलसिला अब सोशल मीडिया ऐप्स तक भी आन पहुंचा है। अमेरिका ने गुज़श्ता साल दिसंबर में सरकारी मुलाजिमीन की डिवाइसेस पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर किया था, और अब इसे नाफिज करने के लिए वफाकी एजेंसियों को 1 महीने की मोहलत दे दी गई है। कनाडा ने भी चंद दिन कबल ऐसा ही फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन ने भी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खिदमात के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन के टिकटॉक इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, ये जो टिकटॉक कंपनी है, इसने तमाम कार्रवाई को गुमराहकुन और गलत फहमी करार दिया है। कहा यह है कि हक़ाइक़ के बजाय खौफ के बिना पर फैसले किए जा रहे हैं। ये खौफ क्या है, जिसकी वजह से एक जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है लोगों के लिए, उस तक पहुँचने से लोगों को रोका जा रहा है। चीनी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तमाम तफसीलात हमारे पास एक पैकेज पर मौजूद हैं। एक पैकेज में मौजूद हैं, फिर साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी, उनसे उनका तज्ज़िया भी जानेंगे सारे मामले पर। व्हाइट हाउस ने तमाम वफाकी एजेंसियों को हुकूमत की जारी करदा डिवाइसेस से टिकटॉक को 30 दिनों के अंदर निकाल देने का हुक्म जारी किया है। अमरीकी मैनेजमेंट और बजट दफ्तर की डायरेक्टर शलांडा जोंग ने हुकूमती हुक्मनामा जारी करके वफाकी एजेंसियों को चीनी मलकियत वाले सोशल मीडिया ऐप को हटाने और इंस्टॉलेशन की इजाजत न देने की हिदायत की है। अमरीकी वफाकी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर क्रिस्टे रोशा ने कहा कि ये हिदायतनामा हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने और अमरीकी अवाम की सलामती और राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंतजामिया के अज़्म का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिसंबर में अमरीकी सेनेट में सरकारी मुलाजमीन की डिवाइसेस पर टिकटॉक इस्तेमाल करने पर पाबंदी का बिल मंजूर किया था, और अब इस पर अमल दरामद करवाने का नोटिस जारी किया गया है। बाइडन इंतजामिया का ये इक़दाम निस्फ से ज्यादा अमरीकी रियासतों के साथ साथ यूरोपीय कमीशन, ताइवान और हाल ही में कनाडा की जानिब से भी इसी तरह की हिदायत जारी करने के बाद सामने आया है। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक टिकटॉक ऐप मुल्की सलामती के लिए नाकाबिले कबूल हद तक खतरा है, इसलिए हुकूमत की जारी करदा तमाम सरकारी डिवाइसेस से इस एप्लीकेशन को हटाने का हुक्म दिया गया है। यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से भी टिकटॉक पर पाबंदी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च से यूरोपीय पार्लियामान अमले के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स में टिकटॉक इंस्टॉल या इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बरतानवी माहिरीन की जानिब से भी टिकटॉक ऐप महदूद करने का मुतालबा किया जा रहा है। चीनी हुकूमत का यूरोपीय यूनियन और अमरीकी हुकाम की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत के जारी करदा फोन्स और दीगर डिवाइसेस से वीडियो ऐप टिकटॉक को हटाने के हुक्म के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तर्जुमान चीनी वजारत खारजा माओ निंग्स ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन गैर मुल्की कंपनियों पर दबाव डालने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन गलत इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करते हैं। अमरीकी हुकूमत को मार्केट इकोनॉमी और मुनसिफाना मुकाबले के असूलों का एहतराम करना चाहिए। इस तरह की हरकतें बंद करके गैर मुल्की कंपनियों के लिए मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी माहौल फराहम करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक को इन इल्जामात का सामना है
کہ وہ صارفین کا ڈیٹا حاصل کر کے اسے چینی حکومت کے حوالے کرتی ہے، جبکہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خدشہ ہے کہ ایپ کو سرکاری آلات پر ڈاؤن لوڈ کرنے سے حساس معلومات لیک ہو سکتی ہیں۔ ٹک ٹاک کی ملکیت والی امریکی کمپنی بائٹ ڈانس ان الزامات سے انکار کرتی ہے۔ بالکل جی، ظاہر ہے کہ چائنا نے اس سے انکار کرنا ہے کیونکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے، جو امریکہ کی جانب سے عوام کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس امریکہ کا اس پہ موقف کیا ہے، امریکہ کا ماننا کیا ہے، کیوں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں چائنا پہ، یہ ہم جانیں گے جی ساجد تارڑ صاحب سے، واشنگٹن ڈی سی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ ساجد صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہماری ریکویسٹ پر وقت نکال رہے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اچھا ساجد صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پر امریکہ کی جانب سے کرونا وائرس کو لے کر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی اس کی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے، جو رجحان ہے لوگوں کا، ان سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور اپنے عوام کو بھی خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا ہی ہے واقعتاً؟ دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات آپ کو شروع کرنے سے پہلے میں بلکہ ٹک ٹاک پہ ڈیٹیل میں آتا ہوں، لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹ سے نکل کر وہ چائنا کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ چائنا کو وہ تھریٹ سمجھ رہے تھے، ان کی اکانومی کو، اور پھر جس طریقے سے چائنا نے اتنے پچھلے 30 سالوں میں ترقی کی ہے، وہ امریکہ کے فیوچر، ان کے جو سول سپر پاور کا ٹائٹل ہے اس کے لیے تھریٹ ہے۔ اب ٹک ٹاک جو ہے اس کے زیادتی ہے یہ جو کی جا رہی ہے، در حقیقت جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ پہلے کووڈ کا بہانہ ہے، اور یہی بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تھا اپنے دور کے اندر، جب وہ کہتے تھے چائنا وائرس ہے، تو یہی لوگ جو تھے یہ لبرل اور پروگریسو کہتے تھے یہ دس از ریشل۔ تو آج یہ وہی کووڈ کے اوپر آج چائنا کو اس پہ الزام رکھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں پے کریں۔ اب ٹک ٹاک کا جو کچھ وجوہات میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہاں پہ جو فیس بک ہے، اور دوسری جو میٹا ہے، میٹا یہاں پہ جو اون کرتے ہیں کافی یہاں پہ سوشل میڈیا جو ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، وہ لاس میں جا رہے ہیں، ان کے اشتہارات نیچے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک بہت بڑی تھریٹ لی جا رہی ہے، اور میٹا نے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بہت زیادہ پیسہ لگایا ہے لابی کرنے کے لیے ان سیاستدانوں کو، تاکہ ٹک ٹاک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب ٹک ٹاک سے اس لیے خائف ہے کہ 9 مہینے کے اندر اندر انہوں نے 100 ملین سے 1 بلین ان کے جو ہے وہ صارف ہیں ان کے، دیکھا جائے تو اس اتنے، اور ان کی ایک سال کی آمدن، اس سال کی آمدن $18 بلین ہے، اور 2024 میں وہ اس کو 23 بلین تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میٹا یا فیس بک یا دوسرے انسٹاگرام، they are taking them as a threat۔ ایک تو اس پہ لابی کر رہے ہیں، دوسرا ساتھ کیونکہ امریکن بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ مارک زکربرگ کا ذکر کر رہے ہیں، جن پر لوگوں کے ڈیٹا بیچنا کا جو الزام ہے وہ نہ صرف لگایا گیا بلکہ یہ الزام ان کے ڈیٹا بیچنے کا ثابت بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جیسے فرمایا یہ کمپنی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ بھی یہ کمپنی جو ہے خرید چکی ہے۔ اس پر جب وہاں پر جو لوگ ذمہ داران ہیں جو ایسی کمپنیز کے خلاف تحقیق کر سکتے ہیں، کیا ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الزامات تو جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسہ لگاتے ہیں، سیاستدانوں کو خریدتے ہیں، ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں جو ایسی چیزوں کو رکوا سکتے ہیں، ان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، تو ان الزامات کی کہیں نہ کہیں کوئی تحقیق ہوتی ہے، کوئی کورٹ گیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر امریکہ کے اندر؟ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک یہاں پہ سول لبرٹیز کی آرگنائزیشن ہے ACLU، وہ بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دس از اگینسٹ دا فریڈم آف سپیچ ہے۔ برطانیہ جو کہ فالو ان کو کر رہا ہے، یورپین یونین نے فالو کر رہے ہیں، بلکہ 34,000 یورپین یونین کے جو امپلائی ہیں، یہ زیادتی سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کے سرکاری سیل فونوں سے بلکہ پرسنل سیل فونوں سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ مارچ 15 تک اپنے ہر چیز کو اریز کریں، اور UK کے اندر بھی ان کو ریزنٹمنٹ موجود ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک فلاح بھی اس میں موجود ہے۔ چائنیز لا کے مطابق اگر کسی بھی چائنیز فرم کی کسی ڈاٹا یا کسی چیز کو چائنیز گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ انہوں نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے ٹک ٹاک نے کہ انہوں نے پچھلے سال کچھ ڈاٹا وہاں سے نکلا بھی تھا۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سی کمپنی ایسی ہے، کون سی ایپ ایسی ہے جو تھرڈ پارٹی کو آپ کا ڈاٹا نہیں بیچتی؟ یہاں امریکن جتنی فرمیں ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یہ بھی تو آپ کا ڈاٹا بیچتے ہیں۔
तो इस वक्त टिकटॉक जो है उसको इस तरीके से विक्टिमाइज करना, मेरे ख्याल में देयर इज नो जस्टिफिकेशन। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि टिकटॉक ने इस वक्त अमेरिका में 40 लॉबिस्ट को हायर कर लिए हैं, लॉबिस्ट एट वॉशिंगटन डीसी इन ऑन कैपिटल हिल। तो वो भी किसी से पीछे नहीं है, दे विल स्टैंड, दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स। और ये बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अपनी फर्मों के इंस्टाग्राम और फेसबुक उनके लिए स्टैंडर्ड कुछ और है और टिकटॉक के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है। लेकिन it is embarrassing, you will see it in the future, it will become an embarrassment for the US lawmakers। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं चाइना की, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है चाइना की जिसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में चाइना की बनाई गई जो गाड़ियां हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अमेरिका जो है वो इससे, जैसे कि आपने भी अभी फरमाया अपनी गुफ्तगू में, बहुत ज़्यादा खाइफ दिखाई देता है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उसको रोकने का ज़रिया सिर्फ ये हो सकता है कि लोगों को ये बताया जाए कि जी ये आपका डेटा चुरा सकते हैं? क्योंकि लोग तो फेसबुक यूज़ करने से भी नहीं रुके हैं ना, जिस पर तो साबित हो गया कि वो डेटा चुरा रहे हैं। तो अगर लोगों में सिर्फ ये बताया जाता रहे कि डेटा चुरा रहे हैं, डेटा चुरा रहे हैं, आप इसको वो करें, ये काफ़ी होगा? या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने अवाम पर भी ये पाबंदी लगा सकती है? जैसे FBI ने तो ये कह दिया है कि जी यहाँ व्हाइट हाउस के अंदर इस पर पाबंदी होनी चाहिए, जो मुख्तलिफ वफाकी एजेंसियाँ उन्होंने, तो ये अवाम तक भी ये फैसला जा सकता है? मुकम्मल तौर पर इसको अमेरिका के अंदर बैन किया जा सकता है, टिकटॉक को खास तौर पर? मुश्किल है, मेरी नजर में मुश्किल है। इसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अमेरिका, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सिविल लिबर्टीज और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए चैलेंज किया जाएगा। और इतना आसान नहीं है कि आप डबल स्टैंडर्ड रखें, अपनी फर्मों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड और दूसरी फर्मों के लिए कुछ और। यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि भारत ने 2020 में टिकटॉक को बैन किया था और उन्होंने क्योंकि उनका गुलवान वैली के अंदर जो कन्फ्रंट्रेशन हुई थी, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा जो एप्स थी चाइनीज, उनको बैन कर दिया था। लेकिन अमेरिका में स्टिल देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। इनको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज कर रहे हैं। ACLU इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और उनकी दे विल चैलेंज इट। और मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ, इतना आसान नहीं होगा कि आप इस तरीके से आप किसी की जुबान बंदी करें या डबल स्टैंडर्ड का मुजाहरा करें। दे विल बी चैलेंज इन द कोर्ट एंड इट विल बी अपहिल बैटल फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ज़ाहिर है अमेरिका में अवाम को अपने राइट्स का भी बहुत अच्छी तरह से पता है और कोई ना कोई इसको कोर्ट में ले जा सकता है। इस बात का ज़ाहिर है कि तमाम के तमाम जो लोग हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं, जो ये सब करना चाह रहे हैं, उनको भी इल्म है। और आपको नहीं लगता है कि फौरी तौर पर कोई इतना संगीन फैसला जो है वो लिया जा सकता है टिकटॉक को लेकर अमेरिका के अंदर? बहुत शुक्रिया साजिद तारिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और टिकटॉक के ऊपर अब जो नई पाबंदी की बात हो रही है अमेरिका में, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, कुछ अब हम एक ऐसी खबर आपसे शेयर करना जा रहे हैं जो कि एक हादसे से जुड़ी है और हादसा भी बहुत ज़्यादा संगीन है। आप सभी जानते हैं, हमारे इल्म में है कि इंसान जब भी सफ़र पर निकलता है वो ये सोच कर निकलता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा, लेकिन कभी कभी कुदरत इंसानों की मंजिल तब्दील कर देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है यूनान में, जहां मुसाफिर ट्रेन में सवार 350 लोग दूसरे शहर जाने के लिए थे, लेकिन हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुँच गए हैं। यूनान में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या, उसकी कुछ तस्वीर, कुछ झलकियाँ, कुछ फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो वाक़या है, इसमें अब तक 36 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। सैकड़ों की हालत बताया जा रहा है कि नाजुक है। ये जो हादसा है, एक ऐसे वक्त में पेश आया नाज़रीन जब मुसाफिर ट्रेन एक ही ट्रैक पर मुखालिफ सिमत से आने वाली माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे के बाद हमने देखा, इत्तलात हम तक ये आई कि ट्रेन में आग लग गई। मुसाफिरों ने बच निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी और ये इतनी तेज़ी से फैलती गई कि मुसाफिर इसकी लपेट में आते चले गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं यहाँ के, उन्होंने इस वाक़े के बाद अपना ओहदा छोड़ दिया है। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ यूरोप भर में ट्रेन का सफ़र महफूज बनाया जाता रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन एजेंसी बराए रेलवे की रिपोर्ट एक सामने आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि यूनान वो मुल्क है जहाँ मुसाफिरों की हिफाजत के हवाले से अभी भी बहुत सारे ख़तरात बरकरार हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान यूनान में बाकी यूरोपीय ममालिक के निस्बत ज़्यादा हादसात और ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। क्या ये हादसा गफलत बरतने की वजह से पेश आया? एक ही ट्रैक पर जो दो ट्रेनें हैं वो एक वक्त में कैसे आमने सामने आ गई? इसमें कितने लोग जो हैं वो बाहिफाजत निकल पाए हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग बच सकते थे, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। इस अफसोसनाक वाक़ये पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई यूनान से, आपको दिखा।
यूरोपीय मुल्क यूनान में 2 तेज रफ्तार ट्रेनें आपस में टकरा गईं। खबर-ए-सां एजेंसी के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत एथेंस और थिस्सालोनिकी शहरों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर ट्रेन सिंगल ट्रैक पर मुखालिफ सिमत से आने वाली माल बरदार गाड़ी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कई बोगियां पटड़ी से उतर गईं और उनमें आग लग गई। यूनानी हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 350 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद तकरीबन 250 मुसाफिरों को बाहिफाजत बसों में थिस्सालोनिकी पहुंचाया गया। लारेसा शहर के अस्पताल के हुकाम का कहना है कि जख्मियों में 25 की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। बोगियां और मलबा हर तरफ फैला होने के बाइस ट्रेन सर्विस ही मुअत्तल कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज की खिदमात भी हासिल करना पड़ी। यूनान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेस्क्यू वर्कर्स ने हेडलैम्प्स लगाकर सख्त धुएं में कार्रवाई जारी रखी और जलने वाली बोगियों में फंसे लोगों को निकाला। तहसीली के गवर्नर ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये खौफनाक रात है। इस मंजर के बारे में बताना भी बहुत मुश्किल है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये अफसोसनाक है। यूनान की हुकूमत ने इस वाक़े पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। यूनान की सदर कैटरीना साकिलारोपोलो ने ट्रेन हादसे को एक नाकाबिले तसव्वुर सानहा करार दिया है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने लोगों की कीमती जानें बचाने पर रेस्क्यू और तिब्बी अमले का भी शुक्रिया अदा किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। यूनानी वजीर आजम ने भी हादसे की जगह का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएंगी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसा अफसोसनाक वाक़या दोबारा कभी ना हो। यूरोपीय यूनियन, चीन समेत दीगर मुल्कों ने यूनान की हुकूमत से इस वाक़े पर अफसोस और मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया है। दूसरी जानिब यूनान में पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे का जिम्मेदार लारेसा शहर के स्टेशन मास्टर को ठहराते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गफलत बरतने और मुसाफिरों के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। स्टेशन मास्टर ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हुए इसे मुमकिना तकनीकी खराबी करार दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में मसरूफ अफराद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लारेसा के करीब हादसे के वक्त दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर क्यों थीं। ये अफसोसनाक वाक़या, इस पर आप रिपोर्ट देख रहे थे। अच्छा, प्रोग्राम की चूँकि अख्ताम करीब पहुंचा है तो ये लाजमी है कि हम आज PSL 8 के हवाले से ज़रूर बात करें। आप जानते हैं मुल्तान, कराची और लाहौर के बाद PSL 8 के जो मुकाबले हैं उनका रावलपिंडी में आगाज़ हो चुका है। इवेंट के जो 17वां मैच में है उसमें पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दे दी है। कराची किंग्स के कप्तान हम्माद वसीम 57 रन की इनिंग्स खेलने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके। आज के मैच पर आपको एक खुसूसी जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी का आगाज अच्छा न था। मोहम्मद हारिस और बाबर आजम 0, जबकि साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हुए। इन बैट्समैनों को मोहम्मद आमिर ने आउट किया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद ज़ल्मी ने जिम्मेदाराना और जारहाना बैटिंग की। हसीबुल्लाह ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। और शानदार ये सेंचुरी खेल छक्का। रुमेन पॉल ने 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से बरकरफ्तार 64 रन जोड़े। टॉम कोलर ने नॉट आउट 56 रन की इनिंग्स खेली और ये गेंद इनके पाले में थी। कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर ने 4 और तबरेज शम्सी ने 1 विकेट हासिल की।
पेशावर ज़ल्मी की जानब से दिए गए 198 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना सकी। कप्तान इमाद वसीम 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन अपनी टीम को फतह न दिला सके। Prize of catcher, but I tell you what, it's just ओपनर्स बल्लेबाज मैथ्यू विड 53, एडम और बेन कटिंग 15-15 रन बनाकर आउट हुए। आमिर यामीन 8, तैयब ताहिर 6, इरफान खान 4, शुएब मलिक 1, जबकि तबरेज शमसी 0 पर पवेलियन लौट गए। should be पेशावर ज़ल्मी के आमिर जमाल अजमतुल्लाह मरज़ई ने 3-3, जबकि मुजीबुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL 8 के 18वें मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस में 4 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर लाहौर की टीम सरे फहरिस्त है। क्वेटा की टीम 5 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई है और आखिरी नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल जी, क्वेटा की टीम जो है वो आखिरी नंबर पर मौजूद है। और ये हमारे प्रोग्राम की आज आखिरी रिपोर्ट, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के बाद। इंग्लैंड और वेल्स में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल करने से मुतल्लिक नए कानून का निफाज शुरू हो गया है। इससे पहले लोग वालिदैन की रजामंदी से 16 या 17 साल की उम्र में शादी कर सकते थे और ऐसे बच्चों की शादियों की जो मुकामी कौंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होती थीं, हुकूमत का कहना है कि इन तब्दीलियों से बच्चों की ज़बरदस्ती शादी को रोकने में मदद मिलेगी। इन तब्दीलियों का इतलाक स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में नहीं होगा, जहां शादी की कम से कम उम्र 16 साल ही रहेगी। दुनिया की महंगी तरीन घोड़दौड़ सऊदी कप सन 2023 का टाइटल जापान के घोड़े के नाम रहा। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली घोड़दौड़ में 16 ममालिक से 243 घोड़ों ने शिरकत की। फाइनल रेस में जापानी घोड़े पेंथालासा ने तेज रफ्तारी का मुजाहरा करके इवेंट अपने नाम किया। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फातेह घोड़े के मालिक को ट्रॉफी और $20 मिलियन की इनामी रकम से नवाजा। सऊदी कप दुनिया की महंगी तरीन घोड़दौड़ है, जिसमें मजमूई तौर पर $35 मिलियन इनामात रखे गए थे। मिस्र में अजायब घर की तज़ीन व आराइश के बाद पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस अजायब घर को सन 1902 में पहली बार सयाहों के लिए खोला गया था। यह म्यूजियम दुनिया के बड़े अजायब घरों में से एक है, जहां 3000 साल से ज्यादा की तारीख पर मुहित फिरौन के दौर के नवादरात रखे गए हैं। अजायब घर को यूरोपीय यूनियन, ब्रिटिश म्यूजियम समेत 5 बड़े यूरोपीय अजायब घरों की मदद से डिजाइन किया गया है। तज़ीनो आराइश के बाद मिस्र की सयाहत में सालाना 25 से 30% इजाफा मुतवक्के है। वेल्स में एक किसान खानदान ने 6.44 किलोग्राम वजनी सूरजमुखी का फूल उगाकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये फूल इस खानदान के सन 2021 में गुज़िश्ता रिकॉर्ड बनाने वाले फूल से 1.22 किलोग्राम ज्यादा वजनी है। वेल्स से ताल्लुक रखने वाले 44 साला किसान केविन फोर्टे ने अपने भाई, बेटे और वालिदा की मदद से ये वजनी फूल उगाया। ये सूरजमुखी का फूल फोर्टे फैमिली के बनाए गए खानदानी बीज से उगाया गया है। फोर्टे खानदान के मुताबिक इस बीज की तारीख 100 साल से ज्यादा तवील है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कैट शो मुनक्किद हुआ, जिसमें बिल्लियां सज संवर कर आईं। किसी ने स्कर्ट पहनी, कोई फुटबॉल किट पहने रैंप पर पहुंची, तो किसी ने सन ग्लासेस लगाकर अपने मालिक के साथ रैंप पर वॉक की। कुछ बिल्लियां खाने पीने में मसरूफ रहीं, तो कुछ सुस्ती का शिकार दिखाई दी। शो में हिस्सा लेने वाले बिल्लियों के मालिकान का कहना था कि ये कैट शो बहुत दिलचस्प है, हर कोई इससे लुत्फ अंदोज हो रहा है। बिल्लियां भी इस इवेंट में हिस्सा लेकर खुश नजर आ रही हैं। फीफा ने साल सन 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पेरिस में फीफा अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साल सन 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने दूसरी मर्तबा अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने मुकाबले पर मौजूद फ्रांस के केलियान एम्बेपे और करीम बेंजीमा को मात दी। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। स्टार फुटबॉलर ने अपने मुल्क और मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए साल सन 2021-22 में 49 मुकाबलों में 27 गोल्स किए। स्पेन की एलेक्सिया पोर्टेलिस साल सन 2022 की बेहतरीन खातून खिलाड़ी करार पाईं।